तो राम राम सभी को, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम डायनेमिक्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस के बीच बीच में हम कॉन्सेप्ट्स भी लेते रहेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ले रहे हैं हम कंस्ट्रेंट मोशन का। इसके अंदर हम बेसिकली एक्सेलरेशंस निकालते हैं, है ना। कई बार मुझे एक बॉडी का एक्सेलरेशन गिवन होता है, दूसरे का मेरे पास जो नंबर ऑफ अननोन्स है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस टाइम पे कंस्ट्रेंट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। नहीं तो मेरे पास इक्वेशंस कम रहेंगे, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो सपोज करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, तो लोग जनरली क्या कहते हैं, भाई ये एक्सेलरेशन ए से नीचे गया तो ये ए से ऊपर चला जाएगा, जो कि समवट सही भी होता है, ये ऐसे ही आता है, लेकिन वो निकाला कैसे। अब यहाँ पे तो सिंपल था, तुक्का लगा दिया। हाँ, कंस्ट्रेंट का मोशन और समझ ले, कंस्ट्रेंट मतलब ऐसा मोशन जो कि स्ट्रिंग जहाँ पे कनेक्टेड है प्लस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही है। ओके, सो यहाँ पे तो आपका तुक्का लग गया। बट अगर सपोज ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये इसकी एक्सेलरेशन बता सकते हो क्या? बहुत सारे लोग बोल देंगे a/2, 2a, 3, लेकिन कैसे भाई? तो उसको समझते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, उसको लगाते हैं। तो वो क्या कहता है कि जो नेट वर्क डन होगा वो 0 होगा। अगर नेट वर्क डन 0 हो तो F.S भी 0 होगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो F.ds/dt इक्वल्स टू 0। ds/dt क्या होता है? v, F.v इक्वल्स टू 0। तो मैं इस इक्वेशन का यूज़ करूँगा। अब ये क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, कि इसके अंदर हम सिर्फ टेंशन और वेलोसिटी का खेल देखेंगे और बाकी चीज़ों को इग्नोर करेंगे और सिर्फ उन्हीं को देखेंगे जो बॉडीज मूव कर रही हैं। जैसे ये तो मासलेस पुली है, तो इसको तो मैं कंसिडर करूँगा ही नहीं। सिर्फ M1 और M2, mg जो खुद फोर्स लगाता है उसको इग्नोर करूँगा। तो सपोज ये v वेलोसिटी के साथ, v1 वेलोसिटी के साथ नीचे आ रहा है सपोज, तो ये v2 के साथ ये ऊपर जाएगा। इतना तो कंफर्म होगा कि ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, दिख रहा होगा इतना तो अगर ये टेंशन T है तो सेम रोप टेंशन T, ये भी सेम रोप तो टेंशन T, और ये डबल हो जाती है, आपको पता है इन दोनों का डबल। तो अगर मैं इसकी बात करूं, दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स सिर्फ मेरे पास, एक M1 और एक M2, तो इनका जो नेट F.v है वो 0 होना चाहिए। तो नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है तो -v1 × t प्लस v2 × 2t इक्वल्स टू 0, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन के अंदर मोशन है। तो इधर से t कैंसिल आउट, तो आप बोल सकते हो कि v1 इक्वल्स टू 2v2। और अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं एक चीज़ और बोल सकता हूं कि a1 इक्वल्स टू 2a2। हैंस सॉल्व, और इससे मैं अपने आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं। तो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ले सकते हो, देन स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपने अपना टाइम ले लिया होगा। अब मैं आपको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सपोज इधर पे T टेंशन लग रही है, तो सेम रोप टेंशन T, इधर पे 2T, इसका डबल हो जाता है, तो ये सेम रोप तो ये 2T, फिर इसका डबल हो जाएगा 4T, और ये सेम रोप तो ये 4T। यहाँ पे मूविंग कौन कौन है? सिर्फ M2 और M1, ये भी मूव कर रहे हो बट ये मासलेस है, ठीक है। तो सिर्फ हम जो मास्ड बॉडी है उनको कंसिडर करेंगे। तो अगर M2 के ऊपर देखो कौन कौन से लग रहे हैं, 4T + 2T + T इंटू, सपोज ये v1 वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है तो ये v2 से नीचे आ रहा होगा, सिंपल। तो v1 पॉजिटिव, v2 नीचे की तरफ है तो -v2 × t इक्वल्स टू 0। तो इधर से बोल सकता हूँ मैं 7Tv1 - v2t इक्वल्स टू 0। तो टेंशन से टेंशन उड़ा दी, तो इधर से क्या दिखेगा, v2 इक्वल्स टू 7v1। डिफरेंशिएट कर दो तो a2 इक्वल्स टू 7a1। आई थिंक आपने भी ऐसा ही किया होगा, और अगर नहीं भी किया होगा तो अब मैं मानता हूँ कि इस ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपको अब गलती नहीं होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। इस कंसेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक मेरी पुली है, मे बी और डिफरेंट डिफिकल्टी भी हो सकता है, बट मैंने एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं। तो आप स्टैंडर्ड वैल्यूज ले सकते हैं कि थीटा दे रखा है, जी की वैल्यू है, M1 M2 मासेज है, मासलेस पुली है, मासलेस आपकी स्ट्रिंग है, तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए 1.5 से 2 मिनट ले सकते हैं। तो आई थिंक आपने अपना टाइम ले लिया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ।
तो देखो अगर नॉर्मल होता तो मेरे लिए सिंपल था, बट अभी इंक्लाइन प्लेन पे है। हाँ फ्रिक्शनलेस भी है, ये भी समझ लो, फ्रिक्शनलेस बोल रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको साइड व्यू देखूँ, इसका साइड व्यू, तो मुझे एक ब्लॉक दिख रहा होगा, सपोज ये आपका M2 दिख रहा है मुझे सपोज, ठीक है। तो जो इसका MG है, M2G है, वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, बट जो अब मेरा एक्सेलरेशन आने वाला है वो इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आएगा ऑब्वियसली, है ना। तो मुझे जो G चाहिएगा वो भी इसी प्लेन में चाहिएगा। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। इस बात के ऊपर तो एग्री करते हो, इफ दिस थीटा देन दिस विल बी थीटा। तो ये तो होगा M2G cos थीटा, बट ये क्या हो जाएगा M2G sin थीटा। इसका मतलब जो G का आपको कंपोनेंट लेना है वो इधर की तरफ sin थीटा वाला लेना है। सो अब इसको स्टैंडर्ड वैल्यूज में सॉल्व करते हैं, इसको सीधा कर लेते हैं और इतना समझ लेंगे, इतना मान लेंगे कि जो G है वो G नहीं है, वो G sin थीटा है। तो इसको मैंने सीधा कर लिया, तो ये आपका M1, ये आपका M2। तो सपोज ये आपका नीचे जा रहा है तो ये आपका ऊपर जा रहा होगा, टेंशन T। और इतना भी क्लियर है कि अगर मैं कंस्ट्रेंट भी लगाऊं तो यहाँ पे दोनों की एक्सेलरेशन सेम आने वाली है, क्योंकि T1 V1 T2 V2, तो V1 इक्वल्स टू V2, A1 इक्वल्स टू A2। तो ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा। सो FBD बनाते हैं फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला क्या कहता है, M1 ऊपर T1 नहीं सिर्फ T, क्योंकि दो सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग पे सेम टेंशन लगेगी। तो इधर पे लग रहा होगा M1G sin थीटा, और एक किस एक्सेलरेशन से, A एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो इट मीन्स M1G sin थीटा माइनस T इक्वल्स टू M1A, आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर मैं सेकंड वाले का FBD बनाऊं, M2 ऊपर टेंशन, ओके, और ये आपका A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और प्लस नीचे लग रहा है M2G sin थीटा। टेंशन हमेशा बॉडी से अबव लगती है, अगर मैं इस पुली की तरफ से देखूंगा तो इधर लगती है, और इधर इस मास के हिसाब से देखूंगा तो टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में। तो टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगती है। तो M1G sin थीटा माइनस T इक्वल्स टू M1A। सॉरी ये तो प्रीवियस वाली। अब इसके लिए इक्वेशन निकालते हैं, तो इसके लिए इक्वेशन लगेगी, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो T माइनस M2G sin थीटा इक्वल्स टू M2A। सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करें, ऐड करें ताकि मेरा T कैंसिल आउट हो जाए। तो आपको क्या मिलेगा, M1 माइनस M2G sin थीटा इक्वल्स टू M1 प्लस M2A। सो A की वैल्यू क्या आ जाएगी, M1 माइनस M2G sin थीटा अपॉन M1 प्लस M2। बस इसके अंदर ट्रिक ही यही था कि आपको G sin थीटा लेना है, बाकी की तो बहुत ही सिंपल केस था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपको एक वेज दे रखा है, एक ब्लॉक दे रखा है। जो ऊपर वाले ब्लॉक है उसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स नेगेटिव y है, और जो वेज है उसकी एक्सेलरेशन टुवर्ड्स पॉजिटिव x डायरेक्शन में है। सो आपको क्या करना है, ए और ए बी के बीच में रिलेशन निकालना है। और एक चीज़ और मेंशन कर देता हूँ जो क्वेश्चन के अंदर भी मेंशन्ड है, कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे के टच में हैं। जब भी मोशन हो रहा है दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट को लीव नहीं करते हैं। सो आप इस क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट ले सकते हैं। आई थिंक आपने अपना टाइम ले लिया होगा और आपने अपना क्वेश्चन में निकाला होगा, और मे भी आप थोड़े बहुत कंफ्यूज भी होगे कि किस डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट्स को ब्रेक करें। सो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए ईजी कर देता हूँ एक कॉन्सेप्ट को बताते हुए। आपने अभी पढ़ा होगा प्रीवियस, अभी हमने कुछ देर पहले हमने अभी डिस्कस किया है स्ट्रिंग वाले एग्जाम्पल। तो सेम थिंग तो इधर पे नहीं लगेगी बिकॉज यहाँ पे तो स्ट्रिंग है नहीं। तो यहाँ पे एक डिफरेंट कंसेप्ट लगता है कि अगर दो बॉडीज़ दोनों की दोनों मूव कर रही है, इवन मोर ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो अगर वो बॉडीज़ मूव कर रही हैं प्लस एक दूसरे से कॉन्टैक्ट भी नहीं छोड़ रही हैं, तो इट मीन्स उन दोनों की नॉर्मल के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा वो सेम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को आप अपने दिमाग में रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप अपने फिर से आई थिंक 30 से 40 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए बहुत रहेंगे, तो आप फिर से ट्राई कीजिए। आई थिंक आपने अपना टाइम ले लिया होगा और सही आंसर भी आपका आ गया होगा, लेकिन एक बार मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस वेज को बनाता हूँ, ऊपर वाले इस ऑब्जेक्ट को बनाता हूँ, ठीक है। तो इस पर जो नॉर्मल फोर्स लगा रहा होगा ये वेज, ये वाला, ये ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, प्लस जो इसका एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ है ए। अगर मैं अब इस वेज को बनाऊँ,
तो इस पर नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ लगा रहा होगा, जो ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लगा रहा होगा, ठीक है। और जो इसका एक्सेलरेशन होगा विच इज़ गिवन बाय ए बी, तो वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा। अब इन दोनों को एक साथ इक्वेट करते हैं, ये इसका नॉर्मल। तो जब इन दोनों को मैं एक साथ में ज्वाइन करूँगा तो दोनों के नॉर्मल तो कैंसल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों के नॉर्मल की वैल्यू सेम, प्लस दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो ये एंगल तो थीटा होगा ना भाई। अगर ए इस डायरेक्शन के अंदर है, ए बी इस डायरेक्शन के अंदर है, ए इस डायरेक्शन के अंदर है, तो ये एंगल थीटा, इतने तो ज्योमेट्री आती है ना। और ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री एंगल। नॉर्मल हमेशा सरफेस के क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये डायरेक्शन कौन सी है नॉर्मल वाली है, वो अलग बात है, नॉर्मल हमारा कट चुका है। और ये एंगल होगा थीटा। दिस इज़ योर ए बी एंड दिस इज़ योर ए। सो अब तो ईजी है क्वेश्चन, क्या करना है, ए बी नॉर्मल की डायरेक्शन के अंदर क्या कर देना, सेम कर देना। तो ए बी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए बी साइन थीटा इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। समझ में आ गया। एक बार फिर से मैं कंसेप्ट रिपीट कर देता हूँ कि कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट ये था कि जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में मूव कर रही हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तक वो मूव कर रही है तब तक दोनों का एक्सेलरेशन नॉर्मल की डायरेक्शन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्प्रिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक स्प्रिंग की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होती है। सो एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के करके, आप सब इससे अवेयर हो गए, ठीक है। तो सपोज करो आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है और उसकी लेंथ एल है। अब मैंने क्या करा, स्प्रिंग को कट कर दिया। जब मैंने स्प्रिंग को कट किया तो उसको कुछ ऐसे कट किया कि जो इनिशियल लेंथ है, मतलब ऐसे कट किया कि उसकी लेंथ L/3 होगी। 2L/3 को मैंने फेंक दिया है कहीं और स्टोर कर दिया। अब मुझे L/3 ही लेंथ से यूज़ करना है। सो अब मैं इसका क्या जो स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या वो मैं के ही लूँगा, नहीं। तो आपको सबसे पहले चीज़ समझनी पड़ेगी, के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर के इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि जो आपके पास जो के डैश होगा, इस स्प्रिंग का जो के डैश होगा वो कितना हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। क्योंकि अगर L/3 के अगर लेंथ बाई 3 हुई है तो के इंटू 3 हो जाएगा, सिंपल। सो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 स्प्रिंग दे रखी है, ठीक है, और इसका भी के, दोनों के दोनों सेम है। अभी मैंने क्या कर रखा है, एम को होल्ड कर रखा है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा ऑब्वियसली एम मास है, मतलब कुछ ना कुछ तो मास है, तो स्प्रिंग को क्या करेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा, इसको स्ट्रेच करेगा, इसको पुश करेगा, तो ये कुछ नीचे की तरफ आ जाएगा। जब ये नीचे की तरफ आएगा उस टाइम पे इसका डिस्टेंस कितना होगा, वो एल डैश हो जाएगा समथिंग, वो एल डैश बताना है। जब मैं इसको रिलीज़ करूँगा तो स्प्रिंग की कुछ पोजीशन ऐसी हो जाएगी, इधर बना देता हूँ, ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी और ये थोड़ी सी कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है ना, पहले इस वाली स्टेट पे। तो अब आपको ये एल डैश निकालना है कितना होगा। सो इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आई थिंक बहुत होगा। आई थिंक आपने अपना 1 मिनट ले लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। सो इस एम का FBD बनाते हैं। जिस स्प्रिंग को मैंने स्ट्रेच किया है वो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ऑब्वियसली ऊपर की डायरेक्शन में। कभी स्प्रिंग को अगर आप स्ट्रेच करोगे, सपोज करो ये पहले यहाँ पे था, ठीक है, तो अभी इसने x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया नीचे की तरफ। सो किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में kx लगा रहा होगा। और ये जो कंप्रेस हुई है ये किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, जो कंप्रेस हुई है वो खुलने की कोशिश कर रही होगी, तो ये भी ऊपर की डायरेक्शन में लगाएगी, तो ये भी kx इसने लगाया। और नीचे की तरफ क्या है, mg। इट मीन्स 2kx इक्वल्स टू mg, और आपका x कितना आ जाएगा, mg/2k। तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी, mg/2k नहीं, अरे यार L/2। तो अगर दोनों स्प्रिंग्स को अगर पूरी लेंथ L है तो इसकी L/2 इसकी L/2 है ना। सो जो एग्जैक्ट L डैश होगा वो होगा L/2 प्लस mg/2k। सिंपल क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 2 सिचुएशन दे रखी है। फर्स्ट सिचुएशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को कट कर रहा हूँ,
दूसरी सिचुएशन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्रिंग को कट कर रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, जब मैं स्ट्रिंग को कट कर रहा हूँ तब आपको दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन निकालनी है, और दूसरी पॉइंट पे जब मैं स्प्रिंग को कट कर रहा हूँ तो तब आपको क्या करनी है, दोनों ब्लॉक्स की क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। फर्स्ट का मास m है, दूसरे का मास 2m में, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k है। सो आप इस क्वेश्चन के लिए 2 से 2.5 मिनट ले सकते हो, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। आई थिंक आपने अपना टाइम ले लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इवन इस क्वेश्चन के लिए, और भी बहुत सारे स्प्रिंग और स्ट्रिंग के कम्बिनेशन पे क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग को कट करता हूँ तो इंस्टेंटेनियसली वो अपनी टेंशन चेंज कर देता है, बट स्प्रिंग के केस में अपोजिट है। अगर मैं स्प्रिंग को कट करता हूँ तो वो इंस्टेंटेनियसली अपना टेंशन चेंज नहीं करता है। टेंशन मतलब जो kx है, देखो यहाँ पे ये t फोर्स है, यहाँ पे क्या है, kx फोर्स लगाता है, तो kx क्या है, स्प्रिंग की टेंशन कह सकते हैं, है ना। सो कट करने से पहले मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या सिचुएशन बन रही है यहाँ पे, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। टेंशन mg और नीचे की डायरेक्शन में kx लग रहा होगा, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है ना, नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो आपको पहली इक्वेशन क्या मिलेगी, t इक्वल्स टू mg प्लस kx। फर्स्ट इक्वेशन इज दिस। जो 2m ब्लॉक है, अब इसका FD बना लेते हैं। ऊपर क्या लग रहा है भाई, kx, क्योंकि ये नीचे की तरफ स्ट्रेच्ड है, तो स्प्रिंग क्या कहना चाह रही होगी, मैं ऊपर की तरफ आऊँ, तो इस पर कौन सा फोर्स लगा रही होगी, ऊपर kx, और नीचे क्या लग रहा होगा, 2mg। इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं जी, अभी तो यही लग रहा होगा। इट मीन्स kx इक्वल्स टू 2mg। अब इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो t इक्वल्स टू 3mg। अब सॉल्व करते हैं। सो मैं पहला केस ले रहा हूँ जिस टाइम पे मैंने टेंशन मतलब स्ट्रिंग को काटा है। जैसे मैं स्ट्रिंग को काटूंगा तो स्ट्रिंग के ऊपर कोई लोड रहेगा, नहीं रहेगा। सो टेंशन क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, है ना, इंस्टेंटेनियसली। अभी बताया भी था मैंने आपको रूल में कि स्ट्रिंग अपनी टेंशन इंस्टेंटेनियसली चेंज कर सकती है ना। सो नीचे क्या लग रहा होगा, अब मैं FBD बना रहा हूँ, तो नीचे तो kx तो लग ही रहा होगा, ठीक है, mg भी लग रहा होगा, प्लस ये कुछ किसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे भी आ रहा होगा, ठीक है। मैं इसको एक्सेलरेशन मान लेता हूँ a1। सो इक्वेशन क्या बनेगी मेरे, kx प्लस mg इक्वल्स टू ma1, और kx की वैल्यू क्या है, 2mg, तो ये क्या हो जाएगा, 3mg इक्वल्स टू ma1। सो a1 इक्वल्स टू 3g, पहली इक्वेशन। अब FBD बनाते हैं इसका 2m का। सो 2m, नीचे की डायरेक्शन में क्या फोर्स, 2mg, तो लग रहा ही होगा, और ये नीचे की तरफ। अच्छा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से आप कंफ्यूज मत हो कि भाई स्प्रिंग उसको ऊपर की तरफ पुल करेगा, ये नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अगर हम अब गलत डायरेक्शन एज्यूम करते हैं सपोज, क्योंकि हमें भी नहीं पता कहाँ जा रहा होगा वो, आपको क्या लगता है हमेशा नीचे जाएगा, या अगर किसी चीज़ का मैं फ्री फॉल करूँ, मे बी स्प्रिंग उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रोक ले, या फिर ऊपर की तरफ भी पुल कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप डायरेक्शन कोई भी एज्यूम कर लो, वो पॉजिटिव नेगेटिव अपने हिसाब से आ जाएगा ना। और ऊपर क्या लग रहा होगा, kx, है ना। तो अगर मैं इसका नीचे की तरफ एज्यूम कर रहा हूँ तो मतलब ये 2mg ज़्यादा होगा, तो मतलब 2mg माइनस kx इक्वल्स टू 2ma2। हाँ जी, तो 2mg माइनस kx कितना है भाई, kx की वैल्यू है 2mg। इट मीन्स a2 क्या आएगा आपका, 0। सो अब सेकंड केस देखते हैं। अच्छा, सेकंड केस के लिए जगह नहीं है तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। अब सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस में भाई ये स्ट्रिंग तो बरकरार है अपनी टेंशन के साथ, बट ये स्ट्रिंग क्या हो गई, टूट गई है, स्प्रिंग टूट गई है ना, मतलब मैंने कट करी है। सो m ऊपर टेंशन, फर्स्ट ब्लॉक का FBD बना रहे हैं। kx अभी बोला था इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होगा, तो kx तो लग रहा होगा भाई, kx चेंज नहीं हुआ है अभी इंस्टेंटेनियसली, तो kx नीचे क्या लग रहा है, mg, और एक किसी एक एक्सेलरेशन के साथ एज्यूम कर लेते हैं नीचे जा रहा है a3 एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, kx प्लस mg माइनस t इक्वल्स टू ma3। अच्छा जी, kx की वैल्यू कितनी है भाई, kx की वैल्यू है mg, 2mg, और t की वैल्यू कितनी है, 3mg। इट मीन्स ये कैंसिल आउट। सो a3 की वैल्यू आ गई 0। अब बात करते हैं
इस वाले ब्लॉक के साथ क्या हो रहा होगा। सो 2m ऊपर क्या लग रहा है भाई, kx, नीचे क्या लग रहा है 2mg, और सपोज कर लेते किस एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है ये a4, अच्छा a3 तो यही है ना, a4 करते हैं a4। सो 2mg माइनस 2kx, 2mg माइनस kx सिर्फ इक्वल्स टू 2ma4। सो kx की वैल्यू कितनी है आपकी, kx की वैल्यू कितनी है जी 2mg, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका a4 मतलब कि दोनों के दोनों ही रेस्ट पे आ जाएंगे। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और इसके बेस्ड अगर आपको फ्यूचर में कोई और क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको भी इजीली टैकल कर सकते हो। सो अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। तो यहाँ पे क्या है, एक एम ब्लॉक है कैपिटल एम, और एक ये मंकी है, ड्राइंग की तरफ मत जाना, बस आप क्वेश्चन को समझो। तो स्मॉल एम मास दे रखा है मंकी का, तो मंकी क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है रोप से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या आ रहा है कि मिनिमम एक्सेलरेशन क्या हो जिससे ये ब्लॉक लिफ्ट हो जाए। अब आपको तो पता है अगर मैं किसी चीज को क्लाइंब कर रहा हूँ तो उस पर टेंशन बढ़ेगी, है ना। अगर मैं नॉर्मल इस पर मैं लटका हुआ हूँ तो वो टेंशन कुछ और होगी, अगर उस पर मैं क्लाइंब कर रहा हूँ तो टेंशन कुछ और होगी, उस पर अगर मैं डिसेंड हो रहा हूँ तो टेंशन कुछ और होगी। तो ये इसके ऊपर क्लाइंब कर रहा है, और अगर क्लाइंब कर रहा है तो मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगी जिससे कि ये ब्लॉक लिफ्ट हो जाए। सो आप इस क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट ले सकते हो, 1.5 से 2 मिनट ले सकते हो। आई थिंक आपने अपना टाइम ले लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले बनाते हैं FBD। जब भी ऐसे डायग्राम वाले NLM वाले क्वेश्चन है हमेशा पहले FBD, है ना। सो पहले इस वाले डायग्राम को देखते हैं, M वाले कैपिटल M, ऊपर क्या लग रही है टेंशन, ठीक है, और ये सरफेस के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स भी ऑब्वियसली लग रही ही होगी, और नीचे की तरफ लग रही है कैपिटल MG। तो यहाँ से तो इक्वेशन बहुत सिंपल दिख रही है, N + N = mg, क्योंकि मोशन तो है ही नहीं भाई, है ना। तो T = कितना आ गया mg - n, आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब देखते हैं मंकी वाला केस। तो अगर ये मंकी, अच्छा मंकी वाले केस में टेंशन कहाँ पे लगेगी, है ना, नीचे, वो नीचे की तरफ उसको पुल कर रहा है तो टेंशन ऊपर की तरफ, टेंशन हमेशा बॉडी से आगे लगती है। तो अगर सपोज करो ये मंकी है, ब्लॉक मान लेते हैं मंकी को, तो टेंशन प्लस ये एक एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है ना, और नीचे की तरफ लग रही है स्मॉल m। तो आपके पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा T - mg = ma। एग्री। अब देखते हैं T, टेंशन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, mg - n - स्मॉल mg = ma। आपके पास ये रिलेशन आएगा, आपके पास ये रिलेशन आएगा। तो जैसे आपको दिख रहा है जैसे ये लिफ्ट होगा सरफेस से, क्या छोड़ेगा, अपना कांटेक्ट छोड़ेगा, ब्लॉक लिफ्ट होगा, तो नॉर्मल क्या हो जाएगा 0 उस पॉइंट ऑफ टाइम पे।
तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो नॉर्मल है मिनिमम निकालना है, ठीक है ना, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, ये 0 होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या निकल रही है यहाँ से, m माइनस एम जी अपॉन स्मॉल एम, ये आपका मिनिमम होगा, ए मिनिमम, है ना। ये इस पॉइंट पे जस्ट लिफ्ट हो जाएगा। अगर और भी मुझे इसको और ऊपर लिफ्ट कराना है तो मुझे एक्सेलरेशन को और बढ़ाना पड़ेगा। तो आपके पास ए मिनिमम कितना आ जाएगा, m माइनस एम जी अपॉन स्मॉल एम। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको दो ब्लॉक दे रखे हैं m1 m2, m1 का मास दे रखा है 2 kg, m2 का मास दे रखा है 3 kg। इसके बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो दे रखा है 0.3 और इधर पे दे रखा है फ्रिक्शनलेस, मतलब μ0 मतलब फ्रिक्शनलेस नीचे वाला सरफेस। और आप इसको आप एक F फोर्स से खींच रहे हो, तो ये कह रहा है कि वो मिनिमम फोर्स क्या होगा या वो मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगा। आप दोनों निकालो, मिनिमम फोर्स भी निकालो, मिनिमम एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जिससे कि मेरा m1 स्लिप नहीं होगा, ठीक है। सो आप इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट ले सकते हो। आई थिंक आपने अपना टाइम ले लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो एफबीडी बनाना है ना, एनएलएम का क्वेश्चन है, एफबीडी बनाओ, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात बताओ, अगर ये आगे चल रहा होगा तो एक्सेलरेशन तो इसका आगे ही होगा इनिशियली, है ना। जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्लिप होना स्टार्ट हो रहा होगा तो उस टाइम तक तो इसका एक्सेलरेशन आगे, सपोज कर लेते हैं कुछ ए नॉट एक्सेलरेशन है, इसका फ्रिक्शन कहाँ पे होगा भाई, पीछे या आगे। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग आगे चल रहे हैं, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है भाई, आगे की पीछे, पीछे नहीं आगे। देखो अब वो चीज कैसे, जब मैं आगे चल रहा हूँ तो आगे चलते टाइम मैं क्या करता हूँ, पीछे पीछे पुश करता हूँ। आप कभी चल के एक बार ट्राई कर लेना, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो। जब भी हम चलते हैं पीछे पुश करते हैं, अगर पीछे पुश करते हैं फ्रिक्शन कहाँ लगता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मेरा टायर भी घूम रहा है रोड के ऊपर तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है, पीछे नहीं भाई, आगे ही लगता है। क्योंकि जो टायर है, जैसे अगर टायर ऐसे घूम रहा है, ठीक है, आगे जाने के लिए ऐसे घूम रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है पीछे जाने का, स्लिप पीछे स्लिप होने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन आगे लगता है ना। इस वाले केस में इसकी स्लिप होने की टेंडेंसी कहाँ पे होगी, पीछे की तरफ, तो आगे क्या लगेगा, फ्रिक्शन, ठीक है जी। ऊपर नॉर्मल और नीचे m1 जी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बोल सकता हूँ जो F होगा वो होगा m1 ए नॉट, सिंपल। और इधर से एक चीज ये भी बोल सकता हूँ, जो F है वो मिनिमम होना चाहिए Fs मैक्स से, जो स्टैटिक Fs मैक्स मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे कम होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा, स्लिपिंग हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है ना फ्रिक्शन, उससे ऊपर क्या हो जाती है, स्लिपिंग हो जाती है। तो अब इधर पे देखते हैं F क्या होता है अपना, हाँ जी, तो ये तो m1 नॉट है, ये कितना आएगा भाई जी, ये आएगा आपका म्यू इंटू एन नॉर्मल। नॉर्मल कितना है भाई, नॉर्मल आपका m1 जी, तो m1 जी पुट कर देते हैं। अच्छा नीचे इस वाले इसका एफबीडी बताना है, इसका एफबीडी क्या होगा, इसका फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, यही सेम फ्रिक्शन एक्सेलरेशन फोर्सेस है ना, ये इसकी तरफ पीछे लग रहा है तो ये आगे लगेगा, और फोर्स इस पे लग रहा है आगे, है ना। सो m1 से तो m1 उड़ा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। मैं एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन को नहीं उड़ा सकता था, है ना। कोई और क्वांटिटी को, जब भी मेरी इनइक्वालिटी हो ना यहाँ पे, ग्रेटर देन लेस देन, हमेशा उस क्वांटिटी को उड़ाए जो पॉजिटिव हो। अगर कोई क्वांटिटी जो कि नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे मास है, मास तो अगर पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो अगर कोई और ऐसी अननोन क्वांटिटी हो, जैसे एक्सेलरेशन समथिंग किसी और इक्वेशन के अंदर कट रहा हो, तो उसको कभी ऐसे नहीं काटना, क्योंकि एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, और वो अगर पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज में आपके में फर्क आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, क्योंकि मास क्या है मेरा, हमेशा पॉजिटिव रहने वाली चीज है ना। तो ए नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू जी, लेस देन इक्वल्स टू म्यू जी। तो जी अभी ये एक्सेलरेशन है। अच्छा आपने क्वेश्चन ध्यान से सुना था, मैंने क्या बोला था कि वो मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगी जिसपे ये, सॉरी वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगी जिसपे ये स्लिप ना करे, या वो मिनिमम एक्सेलरेशन क्या होगी जिसपे स्लिप होना स्टार्ट हो जाए। दोनों सेम एक्सेलरेशन को निकालने की बात कर रहे हो, है ना क्वेश्चन के अंदर। सो जब तक ये स्लिपिंग नहीं हो रही है, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये दोनों बॉडीज
एज ए सिंगल बॉडी ट्रीट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि स्लिपिंग हो ही नहीं रही है ना। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक्सेलरेशन होगा पूरी बॉडी का या फिर हर पर्टिकुलर एक आदमी का, मतलब एक ब्लॉक का, वो होगा F/m1 + m2। अजी अगर सपोज करो मैं कार के अंदर जा रहा हूँ, तो ये मेरा हाथ, ये मेरा हाथ, मेरी बॉडी, मेरी आईज, मेरे हेयर सब सेम वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करेंगे ना, सब सेम एक्सेलरेशन के साथ जाएंगे अगर मैं कार के अंदर बैठा हुआ हूँ, है ना। ऐसा तो नहीं मेरे हाथ अलग एक्सेलरेशन से जा रहा है, मैं अलग एक्सेलरेशन जा रहा हूँ, नहीं तो बाइक उखड़ जाएगा, है ना। तो A नॉट कितना आ जाएगा? F/m1 + m2। तो F/m1 + m2 शुड बी लेस देन इक्वल टू μg। तो यहाँ से F कितना होना चाहिए? μm1 + m2g। क्लियर क्वेश्चन? तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लो। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.3, m1 m2 की वैल्यू 5, g की वैल्यू है 10। सो आपका याद आएगा 15। मतलब जो फोर्स है वो मिनिमम 15 होनी चाहिए। अगर 15 भी होगी तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्लिपिंग स्टार्ट हो रही होगी, है ना। अगर उससे ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? स्लिपिंग एकदम स्टार्ट हो जाएगी, दिखने लगेगी हमें कि हाँ भाई स्लिपिंग हो रही है। तो मिनिमम कितना रखूंगा मैं? 15 रखूंगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा जी? 15/5, मतलब कि 3 मीटर/सेकंड। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? सिंपल था, है ना। सॉल्व होने के बाद तो हर क्वेश्चन सिंपल ही हो जाता है ना। क्वेश्चन को देख लेते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट। सो एक हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है, होलो है जो कि, ठीक है। सो यहाँ पे एक इंसेक्ट था, वो क्या हुआ? धीरे 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 ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है, स्फेरिकल सरफेस पर। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये क्या होगा? इधर से स्लिप होना स्टार्ट होगा, है ना। तो जब ये स्लिप होना स्टार्ट होगा, आप भी अगर किसी अगर आप कभी अम्यूजमेंट पार्क में गए हो, किसी में वाटर पार्क वगैरह में जहाँ पे स्लाइड्स होती है, तो अगर आप उन पे, अगर आप ऊपर से नीचे स्लाइड होते हुए आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करोगे तो एक हाइट तक तो आप चढ़ोगे, उसके बाद आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि एक मैक्सिमम एंगल बन जाता है। उसके बाद जो है आपकी स्लिपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है ना। तो यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है। इसने बोल दिया यहाँ पे कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी इंसेक्ट की, तो वो हाइट निकालनी है। प्लस मुझे जो गिवन जो है वो दे रखा है फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू। सो इट मीन्स आपको म्यू के टर्म्स में ही आंसर निकालना होगा। सो आप इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट ले सकते हो। आई थिंक आपने अपना टाइम ले लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है। इसका FBD बनाते हैं। इंसेक्ट फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा होगा भाई, बताओ। अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर तो आपको बताया है कि जब हम आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन कहाँ पे लगता है, टायर घूमता है तो फ्रिक्शन कहाँ पे। यहाँ पे भी सेम टेंडेंसी, अगर नीचे की तरफ स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? ऊपर की डायरेक्शन। तो यहाँ पे लग रहा होगा फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लग रहा होगा भाई जी फ्रिक्शन। अगर यहाँ पे मैं एक एंगल मान लेता हूँ थीटा, ठीक है। अच्छा, इसका नॉर्मल होगा इस डायरेक्शन के अंदर, इसका जो इधर पे बनाता हूँ ना, या फिर इसको रब कर लेते हैं ना। क्वेश्चन तो आपने नोट कर ही लिया। mg होगा इस डायरेक्शन के अंदर। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये बताइए। ये एंगल थीटा होगा। आप ज्योमेट्रिक से देख लेना, सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। ये एंगल आएगा mg cos थीटा और ये एंगल आएगा आपका mg sin थीटा, ठीक है। सो अब क्या करते हैं, लिखते हैं इक्वेशंस, है ना। तो f कितना आ जाएगा आपका? f माइनस mg sin थीटा इक्वल्स टू m में ये एक एक्सेलरेशन पे जा रहा हूँ। लेकिन जब इसकी स्लिप हो रहा होगा उस टाइम पे तो इसका एक्सेलरेशन 0 होगा ना भाई। अगर मैं देख रहा हूँ ये आगे चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये स्लिप भी हो रहा है, आगे अब चल रहा है, स्लिप भी हो रहा है, तो मतलब ये ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है। तो उस टाइम पे तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हटा दो भाई। तो f कितना आ जाएगा? mg sin थीटा। और हमें पता है ये f किससे कम होना चाहिए? f शुड बी लेस देन fs मैक्स, ठीक है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए। तो भाई साहब रख दो, कितना आएगा? mg sin थीटा शुड बी लेस देन fs मैक्स। और आपका fs मैक्स कितना है? fx मैक्स आएगा आपका म्यू इंटू n, और n कितना है आपका? mg cos थीटा। तो mg sin थीटा आएगा म्यू cos थीटा। सो
mg भी तो था ना, तो mg से mg उड़ा दो, तो आपका tan थीटा क्या आ जाएगा, शुड बी लेस देन म्यू। मतलब कि ये जो एंगल बन रहा होगा एक मिनिमम वैल्यू बन रही होगी, सॉरी एक मैक्सिमम वैल्यू बन रही होगी, उसके बाद ये बन नहीं पाएगा क्योंकि स्लिपिंग हो रही होगी ना, इसलिए बोल रहा है जो tan थीटा की वैल्यू है शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू, तब तक स्लिपिंग नहीं होगी। इसके बाद जैसे थीटा बढ़ेगा स्लिपिंग बढ़ जाएगी, मतलब कि ऊपर बढ़ नहीं पाएगा। सो अब निकालते हैं ज्योमेट्री से इसका आंसर निकलेगा। अच्छा जी, ये है अपनी क्या रेडियस, ये क्या है एच मैक्स, जिस हाइट तक वो चढ़ेगा, ठीक है। और हम निकालते हैं इसके अंदर कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा जैसे मैं निकालूंगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस होगा ना, तो बेस कितना है अपना, बेस हमारा है r माइनस एच मैक्स अपॉन r। एग्री करते हो इस बात से, करना पड़ेगा भाई। तो मिनिमम वैल्यू होगी अपनी tan थीटा की कितनी, म्यू। अगर tan थीटा की वैल्यू म्यू है तो cos की वैल्यू निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। ये क्या हो गया आपका अपॉन 1, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री इजीली निकाल सकते हो। तो इस वैल्यू को मैं लिखता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल्स टू r माइनस एच मैक्स अपॉन r। अब आप इधर से इजीली एच मैक्स की वैल्यू क्या निकाल सकते हो, बहुत इजीली निकल जाएगी। मैं आपके लिए एक बार सॉल्व कर देता हूँ। तो ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा मैसी सा हो गया, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, इसको भी इधर ही ले जाएगा, हाँ बेटर रहेगा। अरे नहीं, इसको इधर ही रहने देते हैं ना, 1 प्लस म्यू स्क्वायर टू r माइनस एच मैक्स। तो आपका एच मैक्स कितना आ जाएगा, r माइनस r अपॉन 1 प्लस म्यू। तो आपका ये आंसर। अच्छा, आपको r भी गिवन ही होगा है ना, तो जनरल क्वेश्चन लिया था हमने, इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो आई थिंक आपको क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आया होगा। अगर आपको और भी कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनानी है, स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।